कल्पना कीजिए क्या होता है जब देश की पूरी सरकारी मशीनरी को चलाने वाले लोग, मेरा मतलब है वे लोग जो दिन रात नीतियां लागू करते हैं, हमारी ट्रेनें चलाते हैं या सीमाओं की रक्षा के लिए जरूरी उपकरण बनाते हैं, राइट? बिल्कुल। क्या हो जब वो लोग अपने ही वेतन, भत्तों और भविष्य की सुरक्षा के लिए एक पूरी तरह से नया ड्राफ्ट तैयार करें? मतलब आमतौर पे जब भी हम किसी सरकारी मांग पत्र या मेमोरेंडम के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? वही कि कुछ प्रतिशत वेतन वृद्धि होगी या कोई भत्ता बढ़ जाएगा, बस यही। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन क्या हो अगर वो दस्तावेज सिर्फ कुछ रुपयों की बात न करके काम करने के पूरे माहौल और उन जीवन स्तर को ही फिर से परिभाषित करने की मांग कर रहा हो? और यही बात इस नए दस्तावेज को इतना खास बनाती है। सही कहा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय यही है। हाल ही में मतलब 14 अप्रैल 2026 को नेशनल काउंसिल जेसीएम के स्टाफ साइड ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को एक बेहद विस्तृत मेमोरेंडम सौंपा है, जो कि काफी भारी भरकम दस्तावेज है, सच में बहुत भारी भरकम। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य इसी मेमोरेंडम के पन्नों से उन सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों को निकालना है जो सीधे तौर पर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन को प्रभावित करेंगी। और हम ये बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के करेंगे। एकदम निष्पक्ष होकर हम समझेंगे कि ये मांगे क्या हैं, इनके पीछे का गणित क्या है, और ये दस्तावेज सरकार को एक आदर्श नियोक्ता यानी मॉडल एम्प्लॉयर के रूप में कैसे देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर आप इस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें तो ये सिर्फ एक सैलरी बढ़ाने का प्रपोजल नहीं लगता। हाँ। ये एक्चुअली एक तरह का विजन डॉक्यूमेंट है। मतलब ये बता रहा है कि 2026 और उसके बाद के भारत में एक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर का जीवन कैसा होना चाहिए। इसमें सिर्फ आर्थिक तर्क नहीं है तो और क्या है इसमें हमारे समाज में हो रहे बदलावों को शामिल किया गया है, जैसे संयुक्त परिवारों का टूटना या बुजुर्गों की देखभाल की जो आज की चुनौतियां हैं। अच्छा, मतलब एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। एकदम। ये दस्तावेज बुनियादी तौर पर ये सवाल उठा रहा है कि क्या एक नियोक्ता को सिर्फ अपने कर्मचारी के काम के घंटे खरीदने चाहिए या उसे उनके पूरे जीवन चक्र की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सच में बहुत गहरा सवाल है। तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी चीज से करते हैं, यानी वेतन। भत्तों और पेंशन पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि यह मेमोरेंडम जीने की बुनियादी लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग का आकलन कैसे कर रहा है। हाँ, जो कि सबसे अहम हिस्सा है। तो दस्तावेज में न्यूनतम वेतन की मांग को 69,000 रुपए तक ले जाने की बात कही गई है और साथ ही एक फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया गया है 3.833 का। 3.833। अब मुझे एक बात समझाइए, ये 3.833 का जो फिटमेंट फैक्टर है, हाँ। ये कोई जादुई नंबर है क्या? मतलब जिससे सीधे 69,000 का आंकड़ा निकल आता है? क्योंकि एक आम इंसान के लिए ये दशमलव वाले नंबर बहुत भ्रामक हो सकते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, फिटमेंट फैक्टर कोई जादू नहीं है। ये बेसिकली एक मल्टीप्लायर है या कह लें एक गुणांक है। ओके। जब भी नया वेतन आयोग आता है तो पुरानी बेसिक सैलरी को नई आर्थिक हकीकत के हिसाब से ढालने के लिए एक फॉर्मूले की जरूरत होती है। हाँ। अब जैसे 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए तय किया गया था, राइट? हाँ, 18,000 था। तो अब अगर आप 18,000 को इस प्रस्तावित 3.833 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करते हैं तो आंकड़ा लगभग 69,000 रुपए के आसपास आता है। अच्छा, तो ये बस एक कैलकुलेशन टूल है? बिल्कुल। ये फैक्टर पिछले 10 सालों की महंगाई, जीवन स्तर में आए बदलाव और देश की जो जीडीपी ग्रोथ है उसे एक सिंगल गणितीय फॉर्मूले में पिरोने का काम करता है। मतलब पुरानी सैलरी को नए दौर में अपडेट करने का एक तरीका। समझ गया। ये तो बात हुई गणित की, लेकिन मेरे लिए जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है परिवार की परिभाषा में बदलाव। हाँ, वो बहुत दिलचस्प हिस्सा है। मतलब ये ऐसा है जैसे किसी स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया जा रहा हूँ। अब तक सरकार परिवार को सिर्फ 3 यूनिट सिस्टम मानती थी, है ना? पति, पत्नी और 2 बच्चे, बस इन्हीं को मानकर सैलरी कैलकुलेट होती थी। जी बिल्कुल। लेकिन अब ये मांग की जा रही है कि माता पिता की जिम्मेदारी को भी इस सैलरी के सॉफ्टवेयर में कोड किया जाए और इसे 5 यूनिट का परिवार माना जाए। और अगर हम आपके स्मार्टफोन वाले उदाहरण को ही आगे बढ़ाएं तो फोन में तो आप किसी भी भारी ऐप को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में परिवार के खर्चों को ऐसे स्वाइप अवे नहीं किया जा सकता, है ना?
बिल्कुल सही बात है, स्वाइप अवे नहीं कर सकते। तो ये जो 5 यूनिट का प्रस्ताव है, ये हवा में से नहीं लाया गया है। दिखने में एक साधारण मांग लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी सामाजिक और कानूनी हकीकत है। वो क्या है? दस्तावेज स्पष्ट रूप से मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट का हवाला देता है। अरे वाह, मतलब सीधे कानून से जोड़ दिया। बिल्कुल, कानूनी तौर पर ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि वे अपने आश्रित माता पिता की देखभाल करें। तो मेमोरेंडम का तर्क है कि अगर देश का कानून ये दायित्व थोपता है, तो सरकार वेतन तय करते समय उस दायित्व को नजरअंदाज कैसे कर सकती है? बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। तो इसी हिसाब से कर्मचारी को 1 यूनिट, जीवन साथी को 1 यूनिट, बच्चों को मिलाकर यूनिट और माता पिता के लिए 0.8 और 0.8 यूनिट जोड़कर ये कुल 5.2 यूनिट बनता है, जिसे राउंड ऑफ करके 5 यूनिट माना गया है। अमेजिंग। और इसके साथ ही उन्होंने खाने पीने के जो मानक तय किए हैं वो भी बहुत वैज्ञानिक लगे मुझे। हाँ, ICMR के स्टैंडर्ड्स। एग्जैक्टली। ICMR के पोषण मानकों का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारी शारीरिक श्रम के लिए 3490 कैलोरी की जरूरत होती है, और इसमें सिर्फ दाल रोटी की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। संतुलित आहार मतलब दूध, प्रोटीन, फल और अंडे, मांस को शामिल किया गया, और इसी बेसिस पर उन्होंने 69,000 रुपए का न्यूनतम वेतन निकाला है। साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि यानी जो इंक्रीमेंट होता है उसे 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग भी की है। इस पूरी मांग के पीछे का जो मूल सिद्धांत है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के भूपेंद्रनाथ हजारिका बनाम असम राज्य के फैसले से आता है। अच्छा, ये फैसला क्या कहता है? मेमोरेंडम ये तर्क देता है कि वेतन सिर्फ निर्वाह या जिंदा रहने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सम्मानजनक जीवन जीने के लिए होना चाहिए। डिग्निफाइड लिविंग। हाँ, सरकार को एक मॉडल एम्प्लॉयर की तरह काम करना चाहिए। और एक और बहुत दिलचस्प बात है, दस्तावेज इस बढ़े हुए खर्च को अर्थव्यवस्था पर कोई बोझ नहीं मानता। तो क्या मानते हैं? वे तर्क देते हैं कि भारत 2025-2026 में 6.3% की दर से बढ़ रहा है। हम जल्द ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो ऐसे में कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि वास्तव में मानव पूंजी में, ह्यूमन कैपिटल में एक निवेश है। मतलब पैसा बाजार में वापस आएगा। बिल्कुल, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वे बाजार में खर्च करेंगे, जिससे डिमांड बढ़ेगी और अंततः आर्थिक विकास को ही गति मिलेगी। ये तो एक पूरा मैक्रो इकोनॉमिक नजरिया हो गया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर सरकार कर्मचारियों को एक तनाव मुक्त माहौल देना चाहती है, तो इसका असर रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ना चाहिए। जाहिर सी बात है। तो भत्तों और छुट्टियों की बात करते हैं। हाँ। महंगाई भत्ते यानी DA को 6 महीने के औसत पर तय करने और इन्फ्लेशन के साथ पूरी तरह से इंडेक्स करने की बात तो है ही। हाँ, वो तो स्टैंडर्ड मांग है। लेकिन छुट्टियों के मोर्चे पर जो मांगे हैं वे वाकई ध्यान खींचती हैं। जैसे मातृत्व अवकाश 240 दिन और पितृत्व अवकाश 45 दिन करने का प्रस्ताव है। और जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली मांगे हैं, महिलाओं के लिए हर महीने 3 दिन की मासिक धर्म की छुट्टी और सेवा काल के दौरान 60 दिनों का पेरेंट्स केयर लीव। जी। मतलब मैं सोच रहा था, क्या ये सरकारी नौकरियों को प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के पर्क से भी आगे ले जाने का प्रयास है? ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव लगता है। देखिए, ये बदलाव काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप आज के समाज को देखें तो पहले संयुक्त परिवार होते थे। घर पर बुजुर्गों या बच्चों की देखभाल के लिए कोई ना कोई रहता था। हाँ, जॉइंट फैमिली का सपोर्ट सिस्टम होता था। लेकिन आज के न्यूक्लियर परिवारों में, जहां पति पत्नी दोनों काम कर रहे होते हैं, माता पिता की देखभाल के लिए अलग से समय चाहिए ही चाहिए। ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आज की। बिल्कुल। और महिलाओं के लिए मासिक धर्म की छुट्टी या सर्जरी के लिए विशेष छुट्टियों की जो मांग है, वो ये दर्शाती है कि ये दस्तावेज एक स्वस्थ और तनाव मुक्त कार्यबल बनाने पर केंद्रित है। क्योंकि जब कर्मचारी अपने पारिवारिक और हेल्थ संबंधी दायित्वों को लेकर टेंशन फ्री रहेंगे, तो इससे अल्टीमेटली सरकार की ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जरा रुकिए, ये सब तो समझ में आता है, लॉजिकल है, लेकिन भत्तों के मामले में कुछ मांगे तो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। जैसे आवास भत्ते यानी HRA को X, Y और Z शहरों के लिए क्रमशः 40%, 35% और 30% करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, घर बनाने के लिए जो हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता है उसे बढ़ाकर सीधे 2 करोड़ रुपए करने की मांग है। और सबसे बड़ी बात,
वो भी पूरी तरह से ब्याज मुक्त। हाँ, इंटरेस्ट फ्री लोन। मतलब आज के समय में जब एक आम आदमी बैंक को 9 या 10% का भारी ब्याज दे रहा है, तो क्या सरकार के लिए ऐसा करना आर्थिक रूप से पॉसिबल है या ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है? बाहर से देखने पर यह सच में बहुत अवास्तविक या अनरियलिस्टिक लग सकता है, लेकिन मेमोरेंडम इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट तर्क देता है। वो क्या है? उनका कहना है कि नेशनल बैंक आम जनता से भारी ब्याज दरें वसूल रहे हैं, जो कि उनका एक कमर्शियल मॉडल है, लेकिन एक आदर्श नियोक्ता होने के नाते सरकार को अपने ही कर्मचारियों से उनकी बुनियादी जरूरतों पर मुनाफा नहीं कमाना चाहिए। अच्छा, मतलब घर जैसी बुनियादी जरूरत पर? हाँ, सिर पर छत होने के लिए जो कर्ज दिया गया है उस पर ब्याज कमाकर सरकार को प्रॉफिट नहीं बनाना चाहिए। ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिश्ते को कमर्शियल लेन देन से हटाकर एक वेलफेयर रिश्ते में बदलने की बात है। नजरिया तो बहुत दिलचस्प है और शायद इसी कल्याणकारी रिश्ते के तहत ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि जो एक्स ग्रेशिया होती है उसे 25 लाख से बढ़ाकर सीधे 2 करोड़ रुपए करने की बात कही गई है। बिल्कुल, और इसके पीछे जोखिम का तर्क है। अगर हम रिस्क की बात करें तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में जो खतरनाक विस्फोटक सामग्री के साथ काम करने वाले कर्मचारी हैं, हाँ, उनका रिस्क तो बहुत ज्यादा है। या कड़ाके की ठंड और गर्मी में रेलवे ट्रैक की मरम्मत करने वाले जो ट्रैकमैन है ना, उनका जीवन हर दिन दांव पर होता है। सही बात है। तो ऐसे में 2 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि की मांग उनके बलिदान को एक उचित सम्मान देने और उनके पीछे छूट गए परिवार को एक ठोस सेफ्टी नेट देने का प्रयास है। ये बहुत जरूरी भी है। तो नौकरी के दौरान मिलने वाली इन सुविधाओं को समझने के बाद अब दस्तावेज के उस हिस्से पर आते हैं जो इस समय पूरे देश में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप पेंशन की बात कर रहे हैं? जी हाँ, पेंशनर्स के अधिकार और रिटायरमेंट के बाद का जीवन। इसमें सबसे बड़ी और शायद सबसे दृढ़ मांग यही है कि नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को पूरी तरह से रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को वापस लाया जाए। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग आज के समय में कर्मचारी संगठनों की सबसे प्रमुख आवाज है। मतलब दस्तावेज बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि एक कर्मचारी की बुढ़ापे की जो सुरक्षा है वो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल नहीं। और इसके साथ ही उन्होंने सशस्त्र बलों की तर्ज पर सिविल पेंशनर्स के लिए भी 1 रैंक 1 पेंशन यानी OROP की जोरदार मांग की है। एक मिनट, सिविल कर्मचारियों के लिए OROP? ये कैसे काम करेगा? देखिए, उनका तर्क बहुत सीधा है। मान लीजिए 2 कर्मचारी एक ही पद से रिटायर हुए हैं और दोनों ने 30 साल की सर्विस दी है। ठीक है। लेकिन एक 2010 में रिटायर हुआ और दूसरा 2025 में, तो सिर्फ रिटायरमेंट की तारीख अलग होने की वजह से उनकी पेंशन में एक बहुत भारी अंतर आ जाता है। अच्छा, हाँ, ये तो है। तो मेमोरेंडम का कहना है कि ये एक आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन है, एक कृत्रिम भेदभाव है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। OROP तो एक बात है, लेकिन पेंशन के हिस्से में जो कम्यूटेड पेंशन का मुद्दा है वो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। हाँ, वो काफी टेक्निकल लेकिन जरूरी मुद्दा है। इसे समझने के लिए मैं इसे एक बैंक लोन की तरह देखता हूँ। सोचिए, ये ऐसा है जैसे आपने 10 साल में अपना लोन मूलधन और ब्याज सहित चुका दिया हो, लेकिन बैंक फिर भी अगले 5 साल तक आपकी पेंशन से पैसे काटता रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि नियम दशकों पहले बने थे। बिल्कुल। मतलब वर्तमान में रिटायरमेंट पर जो पेंशन एकमुश्त ली जाती है उसकी रिकवरी 15 साल तक चलती है, लेकिन दस्तावेज में पूरा गणित दिया गया है कि सरकार 10 साल के भीतर ही अपना पूरा पैसा वसूल कर लेती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मतलब दस्तावेज में जो गणितीय उदाहरण दिया गया है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। क्या गणित है उनका? तो उसे कम्यूटेशन फैक्टर के हिसाब से करीब 9,833 रुपए एक मुश्त मिलते हैं, लेकिन 15 साल की रिकवरी अवधि में उस कर्मचारी से कुल 18,000 रुपए वसूल लिए जाते हैं। बाप रे, 18,000? जबकि अगर आप हिसाब लगाएं तो 10 साल में ही 12,000 रुपए वापस आ जाते हैं, जो कि मूलधन और ब्याज को कवर करने के लिए इनफ है। तो फिर 15 साल क्यों? वही तो, इसीलिए ये मांग है कि कम्यूटेड पेंशन की बहाली 15 साल के बजाय 11 साल या 71 वर्ष की आयु पूरी होने पर, जो भी पहले हो, कर दी जाए। बहुत लॉजिकल है। और उन्होंने इसमें केरल और गुजरात सरकार का उदाहरण भी दिया है, जहां राज्य सरकारों ने इस हकीकत को समझते हुए ये अवधि घटाकर 12 और 13 साल कर दी है। तो सरकार अपना पैसा वसूल चुकी होती है।
फिर भी कटौती जारी रहती है। ये तो सच में कर्मचारियों के लिए नुकसान का सौदा लगता है। देखिए, अगर हम इसे और व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये पूरी बहस 1982 के एक ऐतिहासिक जजमेंट पर आके टिक जाती है, जिसे नकारा जजमेंट कहते हैं। ये नकारा जजमेंट क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला था। इसमें अदालत ने साफ किया था कि पेंशन कोई खैरात, दया या सरकार का इनाम नहीं है, तो क्या है? बल्कि ये कर्मचारी का स्थगित वेतन या डेफर्ड वेज है। ये उनका बुनियादी अधिकार है जो उन्होंने अपनी बरसों की सर्विस से कमाया है। बहुत खूब। तो चाहे OROP हो या कम्यूटेशन की बहाली की मांग, ये सब साबित करता है कि पेंशनर्स खुद को एक समान वर्ग मानते हैं और इसी सिद्धांत पर उन्होंने उम्र के आधार पर एडिशनल पेंशन की मांग भी रखी है। वो कैसे? जैसे 65 वर्ष की आयु में बेसिक पेंशन का 70%, 70 वर्ष में 75% और 90 वर्ष की आयु में 100% अतिरिक्त पेंशन। अच्छा, उम्र के साथ पेंशन बढ़ती जाएगी। जी, और पारिवारिक पेंशन जो मृत्यु के बाद परिवार को मिलती है, उसे 30% से बढ़ाकर अंतिम आहरित वेतन यानी लास्ट पे ड्रॉन का 50% करने का भी प्रस्ताव है। देखिए, जब इंसान रिटायर हो जाता है तो उसे सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा की भी जरूरत होती है। सबसे ज्यादा जरूरत तो हेल्थ केयर की ही होती है उस उम्र में। बिल्कुल। दस्तावेज का चौथा मुख्य हिस्सा इसी स्वास्थ्य देखभाल और बुढ़ापे की चुनौतियों पर फोकस करता है। इसमें CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के वेलनेस सेंटर्स को 81 शहरों से बढ़ाकर 150 शहरों तक ले जाने और सभी जिला मुख्यालयों में स्थापित करने की मांग की गई है, जो कि बहुत जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड होगा। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो है पेंशनर्स के लिए भी HRA यानी मकान किराया भत्ते की मांग। मतलब आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र तक आते आते इंसान अपना एक घर तो बना ही लेता है ना? पेंशनर्स के लिए HRA की मांग थोड़ी अनोखी नहीं लगती? अनोखी जरूर लग सकती है, लेकिन ये शहरीकरण और आज की महंगाई की बिल्कुल जमीनी हकीकत को बयां करती है। वो कैसे? दस्तावेज साफ तौर पर कहता है कि रिटायरमेंट के बाद सिर पर छत की आवश्यकता खत्म नहीं हो जाती। आज कई कर्मचारी बड़े शहरों में काम करते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी बेहतर मेडिकल सुविधाओं की वजह से या अपने बच्चों की नौकरियों की वजह से वहीं रहते हैं। और बड़े शहरों में घर खरीदना तो सबके बस की बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ऐसे में उनकी सीमित पेंशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ मकान का किराया चुकाने में चला जाता है। तो ये मांग इसी वित्तीय तनाव को कम करने और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए है। पॉइंट है। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक और बहुत संवेदनशील मांग दिखी मुझे, केयर टेकर अलाउंस की। हाँ, ये बहुत ही ह्यूमन अप्रोच है। जो बुजुर्ग पेंशनर्स अल्जाइमर, डिमेंशिया या लकवा जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए मेडिकल जरूरत के आधार पर केयरटेकर भत्ते की मांग की गई है। इसके अलावा जो लोग OPD सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते, उनके लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी FMA को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव है। देखिए, ये मांगे दिखाती हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार या राइट टू हेल्थ गरिमा के साथ जीने का एक अनिवार्य हिस्सा है। उम्र बढ़ने के साथ सिर्फ दवाइयों का खर्च नहीं बढ़ता, बिल्कुल देखभाल का खर्च भी बढ़ता है। रोजमर्रा के कामों के लिए, उठने बैठने के लिए सहारे की जरूरत भी पड़ती है। तो कैशलेस ट्रीटमेंट का विस्तार और केयरटेकर भत्ते जैसी मांगे ये साबित करती हैं कि सरकार को सिर्फ एक फाइनेंसर की तरह नहीं देखना चाहिए। तो कैसा रोल होना चाहिए सरकार का? एक ऐसे ढांचागत और अभावनात्मक सहारे के रूप में काम करना चाहिए जो अपने कर्मचारियों को जीवन के अंतिम पड़ाव तक पूरी सुरक्षा दे सके। क्या बात है। तो पूरी चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि 14 अप्रैल 2026 को 8वें वेतन आयोग को सौंपा गया ये मेमोरेंडम सिर्फ सैलरी स्लिप के कुछ कॉलम बदलने का दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। बच्चों की शिक्षा और मातृत्व अवकाश से लेकर मकान बनाने के लिए बिना ब्याज के लोन, छुट्टियां बिताने और अंततः बुढ़ापे की बीमारियों और मृत्यु के बाद परिवार की सुरक्षा तक सब कुछ कवर किया इसमें। जी, ये जन्नत से लेकर मृत्यु तक फैले एक संपूर्ण कल्याणकारी इकोसिस्टम का ब्लूप्रिंट है। सही कहा आपने। ये दस्तावेज इस बात पे जोर देता है कि एक राष्ट्र का निर्माण करने वाला जो कार्यबल है वो तब सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है जब उसे अपने परिवार के भविष्य या अपने बुढ़ापे की चिंता न सता रही हो। टेंशन फ्री एम्प्लॉय ही बेस्ट काम कर सकता है। बिल्कुल। ये 8वें वेतन आयोग के सामने एक चुनौती और अवसर दोनों पेश करता है।
जहां उन्हें तय करना है कि आने वाले दशकों में भारत में पब्लिक सर्विस का चेहरा कैसा होगा। क्या वो सिर्फ एक आम नौकरी होगी या देश सेवा का एक ऐसा माध्यम जहां राज्य अपने सेवकों का पूरा ध्यान रखता है। बहुत ही शानदार बात कही आपने। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचना दिलचस्प होगा। कल्पना कीजिए अगर 8वां वेतन आयोग इन आदर्श नियोक्ता वाली मांगों का एक बड़ा हिस्सा भी स्वीकार कर लेता है, तो क्या इसका असर सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित रहेगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। या फिर ये पूरे प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर पर भी एक भारी नैतिक और बाजार का दबाव बनाएगा कि वे भी अपने बेहतरीन टैलेंट को रोकने के लिए अपनी सुविधाओं, छुट्टियों और पेंशन नीतियों में ऐसे ही क्रांतिकारी बदलाव करें? प्राइवेट सेक्टर को भी सोचना तो पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे श्रोता जब अगली बार अपनी या किसी प्राइवेट कंपनी की HR पॉलिसी का मूल्यांकन करें, तो क्या वे इन सरकारी मानकों की तुलना में उसे कमजोर पाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत ही सोचने वाली बात है। जी, तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।